भारत में घोटालों का इतिहास बहुत पुराना है। फर्जीवाड़ा कर देश की मेहनत का जनता का पैसा चुपचाप दबोच लेने वाले सालों तक सरकार को चूना लगाते रहे हैं और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन यह बात कुछ अखरती भी है कि सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगी। बिना सरकारी तंत्र के शामिल हुए कोई भी घोटाला नहीं किया जा सकता, फिर चाहे घोटाला शेयर में हो, स्टाम्प का हो या फिर जमीनों की खरीद फरोख्त का हो। पूरे देश में न जाने कितनी ऐसी सरकारी और विनियमित क्षेत्र की जमीनें भी हैं जिनको सरकारी अधिकारी और भूमाफियाओं के गठबंधन ने अवैध तरीके से बेचकर अपनी करोड़ों की कोठी बना डाली। लेकिन जब भी चाबुक चला तो शिकार बनी गरीब जनता। हद तो इसे भी कहेंगे कि इन घोटालों का राजफाश करने वालों को भी या तो जान से मार डालने की धमकी दी गई या उन्हें किसी फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बिना राज के सहयोग के ऐसे काज होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। भ्रष्टाचार की जड़ों से पनपे घोटालों को बेईमान अधिकारियों और नेताओं द्वारा खाद पानी भी बराबर मिलता रहता है। आजकल देश और विदेश की मीडिया में एक नाम छाया है, गौतम अडानी। वही अडानी जिसकी कंपनी में 70,000 करोड़ रुपया LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का लगा है। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या LIC ने अपनी मर्जी से गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगाया? क्या एक निजी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के पीछे किसी मजबूत राजनीतिक शख्सियत का हाथ था? अगर अडानी डूबा तो क्या भारत के लाखों निवेशकों का मेहनत का पैसा वापस होगा या डूब जाएगा? सरकारी तंत्र के लूप होल्स का फायदा उठाकर तमाम बिजनेसमैन शेयर मार्केट के खेल में गोते लगाते हैं। भारत में पहले भी कई बड़े घोटालेबाज हुए। अडानी से पहले आपको जरा उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। इसके लिए एक बार आपको खुद को 30 से 32 साल पीछे फ्लैशबैक में ले जाना होगा। हिंदुस्तान में 1992 में एक घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता घोटाला। वह भी शेयर मार्केट से ही जुड़ा था। हर्षद ने सन 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की फर्म खोली और स्टॉक एक्सचेंज से मेंबरशिप ले ली। इसके बाद उसने जो खेल किया वही आगे चलकर हर्षद मेहता घोटाला कहलाया। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का गेम ही बदल दिया। जो शेयर कभी 200 के हुआ करते थे, हर्षद ने उन्हें कुछ सालों में 9,000 तक पहुंचा दिया। उस दौर में कहा जाता था कि हर्षद जिस स्टॉक पर हाथ लगा दे उसके भाव बढ़ जाते हैं। इसी बीच सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वह इतना पैसा कहां से लाता है। साल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस बात का खुलासा किया कि हर्षद ये पैसा कहां से लाता है। दरअसल वह फेक BR के जरिए बैंक से 15 दिन के लिए एक किस्म का लोन लेता था, जिसे वह स्टॉक मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाता था। बाद में इसी पैसे को वह लौटा देता था। वैसे तो कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक BR बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। ऐसा ही एक और बड़ा घोटाला हुआ, स्टाम्प घोटाला। स्टाम्प घोटाला देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था। दरअसल सरकार स्टाम्प पेपर जारी करती है। तेलगी ने इसी स्टाम्प का फर्जीवाड़ा शुरू किया। लंबे समय तक सरकार को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि स्टाम्प पेपर का फर्जीवाड़ा हो रहा है। तेलगी ने स्टाम्प पेपर छापने के लिए मशीन तक बना रखी थी। स्टाम्प पेपर घोटाला करने वाले अब्दुल करीम तेलगी के कारनामे काफी बड़े हैं। एक दौर था जब वह ठेले पर चिल्लर इकट्ठा करता था और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने हिसाब रखने के लिए 300 MBA स्टूडेंट्स को नौकरी तक दे डाली। दरअसल हर्षद मेहता घोटाले के बाद स्टाम्प पेपर की काफी कमी हो गई। यहीं से करीम के दिमाग में फेक स्टाम्प बनाने की जुगत आई। उसने इस खेल में कई अधिकारियों को भी शामिल किया। हालांकि यह आज तक पता नहीं लग पाया कि फर्जी स्टाम्प कहां छपता था और असल में घोटाला कितने करोड़ का था। बस अंदाजा ही लगाया जाता है कि करीब 20,000 करोड़ का चूना देश को लगा था। साल 1992 से लेकर 2001 तक तेलगी पर कई केस दर्ज किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12 से 15 केस दर्ज हुए। साल 2001 में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन साल 2003 में हंगामा तब मचा जब एक बड़े अधिकारी ने बताया कि वह जेल से भी अपना धंधा आसानी से चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में तेलगी को सजा सुनाई। उसे इतने बड़े घोटाले के लिए 30 साल की कारावास और 202 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया। इसके अलावा उसके साथियों को 6-6 साल की सजा दी गई। इन घोटालों के बावजूद अभी तक सरकार ने उन लूप होल्स को बंद करने की नहीं सोची जिससे कि इन पर विराम लगाया जा सके। विकास के घोड़े पर बैठकर पूंजीपति निवेशकों की मेहनत की कमाई दांव पर लगा देते हैं और अगर डूबते हैं तो खुद को किनारे कर लेते हैं और फिर होते हैं घोटाले। मीडिया वालों को खबरें मिलती हैं और आम लोगों को मिलता है तो सिर्फ दिलासा।